दोस्तों बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे एनुअल रिटर्न के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न लाइव हो चुका है जीएसटी पोर्टल पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे और यहाँ से एनुअल रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 आ चुका है। सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको दोनों ही फॉर्म दिखेगा, फॉर्म जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल रिटर्न किसके लिए मैंडेटरी है? जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उसको यहाँ पे एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है, फाइल करनी होगी। और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको जीएसटीआर 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करनी होगी, ये मैंडेटरी है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए कौन सी टेबल मैंडेटरी है और कौन सी ऑप्शनल है और कैसे यहाँ पे जीएसटीआर 9 को फाइल किया जाएगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो साफ साफ आपको रेड में दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, पहला कि एनुअल रिटर्न एक बार फाइल हो गया तो आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पे जो आईटीसी आ रहा है ना एनुअल रिटर्न के अंदर, वो जीएसटीआर 1 IFF और जीएसटीआर 5 के बेसिस पे आता है। आईटीसी जो सामने वाला सप्लायर आपके, उसने जो अपनी R1 फाइल करी है या IFF फाइल करी है या जीएसटीआर फाइल करी है, उसके बेसिस पे आपके पास आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होके आपको एनुअल रिटर्न में दिखाई देगा। ठीक है, जो 2A वाला जो आईटीसी आता है टेबल 8A के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि 15 जुलाई तक जिन सप्लायर ने पिछले साल का इनवॉइस इस साल दिखा दिया होगा, 15 जुलाई 22 तक वो डिटेल आपको ऑटो पॉपुलेटेड होके दिख जाएगी। और अगर कोई भी सप्लायर जो आपका पिछले साल का इनवॉइस है 21-22 का और वो 15 जुलाई के बाद दिखा रहा है, तो वो अपडेट आपको नेक्स्ट इसका जो अपडेशन आएगा एनुअल रिटर्न का, उसके अंदर वो कवर होगा। अभी फिलहाल के लिए इस फॉर्म का यूज़ करके एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं कौन सी टेबल मैंडेटरी है और कौन सी ऑप्शनल है। तो ये एनुअल रिटर्न पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आपको नील फाइल करनी है तो येस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको नील नहीं करना तो नो पे करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नील फाइलिंग के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया है, जाके आप देख सकते हैं कि अगर मेरे को नील जीएसटीआर 9 या एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो कैसे फाइल करना होगा। वो वीडियो आपको हमारे चैनल के होम पेज पे मिल जाएगी, बस आपको एनुअल रिटर्न के प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, देख सकते हैं ये है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आपको सिस्टम कंप्यूटेड जीएसटीआर 9 मिलता है, सिस्टम कंप्यूटेड R1 और 3B मिलता है। ये एनुअली होते हैं, पूरे साल की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ टेबल 8A मिलता है जिसके अंदर आपको आईटीसी की डिटेल देखने को मिलती है, इनवॉइस वाइज होता है, जो 2A से उठ के आता है टेबल 8A के अंदर 9 में, उसकी डिटेल आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके टेबल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल नंबर 4 के बारे में। टेबल नंबर 4 में आपको इस तरह के आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है जहाँ पे आपका टैक्स पेबल बना है। जैसे B2C सप्लाई की डिटेल या B2C सेल जो है आपकी, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। B2C सेल का मतलब क्या हो गया? जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं। तो इसी प्रकार से B2B सेल की डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। जीरो रेटेड वाली, एक्सपोर्ट वाली विद पेमेंट ऑफ टैक्स, उसकी डिटेल यहाँ। SEZ सप्लाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स, उसकी डिटेल यहाँ। डीम्ड एक्सपोर्ट की डिटेल यहाँ। एडवांस रिसीव किया है जिसके ऊपर आपका टैक्स बनता है, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ। इनवर्ट सप्लाई जहाँ पे RCM है, रिवर्स चार्ज बन रहा है जिस पे आपका टैक्स पेबल बना है, उसकी डिटेल यहाँ। उससे रिलेटेड कोई भी अगर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे देते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट है, उसकी डिटेल आप यहाँ देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद टेबल नंबर 4 जो है वो ओके हो जाता है। इसके बाद बात करूँ मैं तो टेबल नंबर 5 के बारे में। तो टेबल नंबर 5 में यहाँ पे कुछ ऑप्शनल टेबल भी है। देखो यहाँ पे आपको कौन सी सप्लाई की डिटेल देनी होती है, इस तरह की सप्लाई की डिटेल जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल नहीं बना है। तो अगर मैं आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रहा हूँ जिस पे मेरा टैक्स पेबल नहीं बना, तो उसमें ज़्यादातर कौन कौन सी सप्लाई कवर होती है? जीरो रेटेड वाली, एक्सपोर्ट जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, SEZ सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली जिसपे रिसिपेंट जो है टैक्स पे कर रहा है। एग्जाम नील रेटेड सप्लाई, नॉन GST सप्लाई, उससे रिलेटेड कोई भी डेबिट नोट अमेंडमेंट है तो उसकी डिटेल आप यहाँ नीचे देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 को इशू करके गवर्नमेंट ने जो 5 जुलाई को इशू किया था, एनुअल रिटर्न के अंदर कुछ टेबल मैंडेटरी और कुछ ऑप्शनल किया था। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं कौन सी टेबल मैंडेटरी और कौन सी ऑप्शनल है। सो दोस्तों ये है 12 नंबर पॉइंट पे आपको दिखेगा फॉर्म जीएसटीआर 9 के बारे में बताया कि भाई कैसे कैसे आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 फाइल करना है। तो यहाँ पे बोला कि टेबल नंबर 5 के अंदर 5D, E और F जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए
यहाँ पे गवर्नमेंट ऑप्शन दे रही है कि नॉन जीएसटी सप्लाई को 5F में सेपरेटली रिपोर्ट कर दो, और उसके बाद जो सप्लाई आपकी एग्जाम्प्ट है और नील रेटेड है उसको आप कंसोलिडेट रिपोर्ट कर सकते हो एग्जाम्प्ट वाले रो में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है नॉन जीएसटी सप्लाई, इसको तो आप सेपरेटली रिपोर्ट कर दो। उसके बाद जो एग्जाम्प्ट वाली सप्लाई और नील रेटेड वाली है इसको आप एग्जाम्प्ट वाले रो में रिपोर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन है टैक्स पेयर के पास, चाहे तो वो सेपरेटली ही रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे बोलती है कि 5HIJ और K के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए था ना, और जो 20-21 के लिए था ना, वो सेम ही 21-22 के लिए एप्लीकेबल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो पिछले साल था वो इन टेबलों के लिए वो सेम इस साल के लिए एप्लीकेबल है। तो HIJKL इसमें बता देता हूँ क्या कहती है गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि यहाँ पे जो सप्लाई दी हुई है अमेंडमेंट वाली, मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली क्रेडिट नोट और डेबिट नोट और अमेंडमेंट की डिटेल देनी होती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि पिछले साल में तो ये बोला था कि जो वैल्यू ऊपर आप दोगे ना उसमें से क्रेडिट नोट अमेंडमेंट लेस करके नेट वैल्यू दे दो, या फिर आप सेपरेटली रिपोर्ट कर दो। इस साल भी सेम वही एप्लीकेबल कर रही है कि जो भी आप ऊपर वैल्यू दोगे उसमें से क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को लेस करके या ऐड करके या अमेंडमेंट जो भी है उसको ऐड लेस करके उसको एडजस्ट करके नेट वैल्यू दे दो यहाँ पे, या फिर सेपरेटली रिपोर्ट कर दो। सेम इस साल के लिए वही सेम एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हो गया टेबल नंबर 5 जहाँ पे आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं जिसपे आपका टैक्स पेबल नहीं बनता है, ठीक है। अभी क्या करना है, और इन टेबलों में एक खास बात और ध्यान रखना है आपको। देखो आप इनकी वैल्यू जो है ना वो 20% ही मॉडिफाई कर सकते हो, कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो वो सेल जो है वो रेड में हो जाएगी। तो इस बातों का ध्यान रखना है, चाहे टेबल नंबर 5 हो चाहे टेबल नंबर 4 हो। इसके बाद बात करते हैं आगे टेबल नंबर 6 के बारे में। यहाँ पे आपको आईटीसी की डिटेल देनी होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी आईटीसी आपने अवेल किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर जो भी आपने आईटीसी अवेल किया उसकी डिटेल देनी होती है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये 3B की टेबल से उठा लेता है आपकी आईटीसी, क्योंकि आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 3B फाइल करी और 3B के अंदर जो भी आईटीसी आपने लिया रिवर्सल किया, सारी आईटीसी की ट्रीटमेंट टेबल नंबर 4 के अंदर आप करते हो। तो वो पूरा का पूरा उसने टेबल नंबर 4A को उठा लिया। वो ये बोल रहा है कि भाई इतना आईटीसी आपने लिया 3B के अंदर, अब ये जो आईटीसी लिया है ना इसका वाइफरकेशन दे दो आप। यहाँ पे वाइफरकेशन देना है कि अगर आपकी नॉर्मल सप्लाई है इनवर्ट सप्लाई जिसका आपने आईटीसी लिया उसमें इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का आईटीसी कितना है, ठीक है, नॉर्मल सप्लाई के लिए। और अगर आपकी रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई है तो रिवर्स चार्ज का अगर आपने आईटीसी लिया है अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला तो उसमें से इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का कितना है। इसी प्रकार से रिवर्स चार्ज रजिस्टर्ड पर्सन है तो इनपुट कैपिटल और इनपुट सर्विस का कितना है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है तो उसमें से इनपुट और कैपिटल गुड्स का आईटीसी कितना है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पे आईटीसी की वाइफरकेशन के बारे में बोल रही है गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने कह दिया कि टेबल नंबर 6 B C D और E के लिए जो पिछले साल एप्लीकेबल था 19-20 और 20-21 के लिए सेम 21-22 के लिए वही सेम एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। देखो पिछले साल क्या था, पिछले साल यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सेपरेटली रिपोर्ट कर दो या फिर आप कैपिटल गुड्स का वाइफरकेशन अलग से दो और इनपुट सर्विस का इनपुट वाले रो में आप वाइफरकेशन दे दो। वही इस साल भी है सेम। तो आपको करना क्या है, या तो आप सेपरेटली रिपोर्ट कर दो इनपुट का वाइफरकेशन या फिर कैपिटल गुड्स का अलग से दे दो इनपुट और इनपुट सर्विस का इनपुट वाले रो में रिपोर्ट कर दो। ये आपके पास ऑप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे आईटीसी का वाइफरकेशन जाता है जो आपको देना है। अभी सेव पे क्लिक करेंगे, ओके कर दिया, बैक टू GST 9 पे क्लिक करेंगे। ये तीनों टेबलें हो गई। अभी टेबल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। देखो टेबल नंबर 7 में आप किसकी डिटेल देते हैं, आईटीसी रिवर्सल की डिटेल और इन एलिजिबल आईटीसी की डिटेल देते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर जो भी आपने आईटीसी रिवर्सल किया या इन एलिजिबल आईटीसी है उसकी डिटेल आपको देनी होती है एज पर रूल 37, 39, 42 और 43 के हिसाब से। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट का आता है, ट्रेन 1 का रिवर्सल, ट्रेन 2 का और अदर रिवर्सल। अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग रिवर्सल देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि टेबल नंबर 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7EF, 7G और 7H इन सभी के लिए जो पिछले साल एप्लीकेबल था ना 19-20 के लिए, 20-21 के लिए, सेम इस साल 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, ये सेपरेटली गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सेपरेटली दे दो आप। अगर आपको सेपरेटली नहीं देना तो पिछले साल क्या था कि ये जो टेबल है, टेबल ए से लेके टेबल ई तक, मतलब रूल 37, 39, 42, 43, सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5, ये आपको ना अलग अलग रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी इकट्ठी रिपोर्टिंग H वाले कॉलम में कर दो, ठीक है। अगर आपके पास वाइफरकेशन रिपोर्ट नहीं है, आप नहीं बना सकते तो उतना नहीं सोचना, सिंपल सी बात है, इनमें से कोई भी रिवर्सल है यहाँ उठा के आप डाल दो।
लेकिन ट्रेन 1 का कोई भी रिवर्सल है और ट्रेन 2 का कोई भी रिवर्सल है तो मैंडेटरी आपको उसी कॉलम में रिपोर्ट करना है, इसमें कोई भी आपको छूट नहीं है। समझ गए? तो बस आपको टेबल नंबर 7 को भरते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। अभी सेव पे क्लिक करेंगे और बैक टू जीएसटी 9 पे जाएंगे। हमने 4 टेबल समझ ली। अभी टेबल नंबर 8 की बात करते हैं। टेबल नंबर 8 के अंदर अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 2A से उठाता है, जो भी आपका 2A में आईटीसी आ रहा होगा ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। ठीक है, 2A में आया और जो आपने 3B में क्लेम किया वो यहाँ आता है। 3B में जो आपने क्लेम किया और जो 2A में लिया आपने वो यहाँ आएगा। उसके बीच को वो डिफरेंस बता देगा कि भाई आपका 2A में तो कम आ रहा, 3B में ज़्यादा ले लिया, या 2A में ज़्यादा आ रहा है 3B में कम ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पिछले साल का आईटीसी इस साल का मतलब देखो यहाँ बोलता है कि आईटीसी जो भी आपने इन्वर्ट सप्लाई के ऊपर लिया है, ठीक है, अदर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और रिवर्स चार्ज वाली उन सप्लाई को छोड़ के, बाकी कोई भी अगर आपका आईटीसी है नॉर्मल आईटीसी रिवर्स चार्ज वाली को छोड़ के, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर का था, लेकिन आपने क्लेम कब किया? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कब तक की टाइमिंग लिमिट है आपके पास कि भाई पिछले साल का कोई भी आईटीसी है, इस साल की सितंबर की जो 3B जाएगी ना, उस 3B तक मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो वहाँ तक आपके पास टाइम है, पिछले साल का कोई भी आईटीसी छूट गया है तो यहाँ पे गवर्नमेंट करी कि जो आपको पावर दी है उस पावर के अंदर आप पिछले साल का आईटीसी इस साल अगर सितंबर की रिटर्न तक आपने कुछ भी आईटीसी लिया है तो उसकी डिटेल यहाँ दे दो। अब उससे होगा क्या, मान को चलो कि 2A में आ रहा था वो, आपने 3B में क्लेम ही नहीं किया उस आईटीसी को, तो क्या करेगा वो यहाँ डिफरेंस निकाल देगा। तो अगर आपने सितंबर की 3B जाने से पहले अगर आपने उसको क्लेम कर लिया है तो आपका जो इनपुट है वो यहाँ आएगा। ठीक है, उस तरह की आईटीसी की रिपोर्टिंग आपको यहाँ देनी है। बाकी आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल आपने किया है तो उसकी डिटेल, आईटीसी अवेलेबल लेकिन इनएलिजिबल आईटीसी है तो उसकी डिटेल यहाँ दे दो। आईजीएसटी पेड किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम एसईजेड यूनिट तो उसकी डिटेल यहाँ दे दो। तो वहाँ पर नेट टोटल आईटीसी बता देगा कि भाई टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल है और कितना आईटीसी आपका लैप्स हो जाएगा। सेव पे क्लिक किया, ओके कर दिया, यहाँ से बैक टू जीएसटी 9 पे आएंगे। अभी हम चलते हैं अगले टेबल की तरफ, टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 के अंदर यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आता है, इसको डिटेल देने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक आपका टैक्स पेबल जितना बना है उतना उठ के आएगा। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दो और यहाँ से बैक टू जीएसटी 9 पे आ जाओ। अभी हम आ जाते हैं टेबल नंबर 10, 11 और 12 के बारे में। यहाँ पे टेबल नंबर 10, 11, 12, 13। ठीक है, इसमें क्या करना है? देखो इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो टेबल है इसके अंदर जो भी है आपने पिछले साल की ट्रांजैक्शन है और वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाई पीरियड तक किया है, मतलब कि पिछले साल का कोई भी टैक्स लाइबिलिटी जो कि आपने सितंबर की रिटर्न तक किया है, दिखाया है, ठीक है, अमेंडमेंट करी है या सप्लाई बढ़ाई है, सप्लाई घटाई है, या कोई आईटीसी रिवर्सल किया है या आईटीसी कोई क्लेम किया है पिछले साल का इस साल, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। अब इसमें भी ऑप्शन दे रखा है गवर्नमेंट ने, बता देता हूँ मैं आपको। ये आ जाता है नीचे, देखो 10 और 11 के बारे में क्या बोल रही है गवर्नमेंट। 10 और 11 के बारे में बोल रही है कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में अगर आपने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई भी इनवॉइस उसको आपने दिखाया है या कोई क्रेडिट नोट दिखाया है, मतलब कोई एडिशन किया है या कोई अमेंडमेंट किया है, सप्लाई बढ़ाई है, सप्लाई घटाई है, उसकी डिटेल आपको देनी होती है। अप्रैल 22 से लेकर सितंबर 22 के बीच में 21-22 का कोई भी आपने इस तरह की डिटेल बढ़ाई है या घटाई है तो उसकी डिटेल देनी होगी। आप इसको भरने के लिए जीएसटीआर 1 का टेबल 9A, 9B और 9C भी देख सकते हैं। 10 और 11 के बारे में तो ये तो देना ही देना, ये मैंडेटरी है। अगर आपने कोई सप्लाई बढ़ाई है घटाई है तो उसकी डिटेल आप दो। उसके बाद यहाँ पे टेबल नंबर 12 के बारे में बोला है। यहाँ पे गवर्नमेंट करिए कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो रिवर्सल है, जो आपने आईटीसी पिछले साल क्लेम किया उसका रिवर्सल अगर आपने अप्रैल से सितंबर 22 के बीच में किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। 3B के अंदर टेबल 4B में अगर आपने रिवर्सल किया है पिछले साल का आईटीसी इस साल के अप्रैल 22 से सितंबर 22 के बीच में तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ देनी होती है। देखो ये है रिवर्सल टेबल नंबर 12। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई पिछले साल का कोई भी आईटीसी उसका आपने रिवर्सल किया है इस साल की 3B के अंदर अप्रैल 22 से सितंबर 22 के बीच में तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे दो। उसके बाद टेबल नंबर 13 के बारे में बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अगर आपने आईटीसी गुड्स एंड सर्विसेज पे रिसीव किया, ठीक है, पिछले साल का आईटीसी इस साल के अंदर अप्रैल 22 से सितंबर 22 के बीच में क्लेम किया है जीएसटीआर 3B के अंदर टेबल नंबर 4A में, तो उस तरह की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई भी आईटीसी जिसका आपने रिवर्सल किया फिर बाद में रीक्लेम कर लिया, रीक्लेम कब किया? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर,
तो इस तरह की रिपोर्टिंग आपको क्या करना है, इस वाले GSTR 9 में नहीं देना है। 21-22 के GSTR 9 में नहीं देना है, वो आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न में देना है। एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो, ये है ITC जो आपने अवेल किया पिछले साल का, इस साल के अंदर आपको रिपोर्टिंग देनी होती है। मतलब पिछले साल का ITC इस साल अप्रैल 22 से सितंबर 22 के बीच में अगर आपने क्लेम किया, उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ देनी होती है। ठीक है, इसके लिए आप GSTR 3 की टेबल 4A को दे सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर हम क्लेम करते हैं। तो बोल दें ये गवर्नमेंट की पिछले साल का कोई भी ITC भूल गए आप, इस साल आपने जो क्लेम किया उसकी रिपोर्टिंग यहाँ दे दो। लेकिन अगर पिछले साल का कोई भी ITC है, 21-22 का कोई भी ITC है, उसका आपने रिवर्सल किया, फिर उसके बाद उसको रिक्लेम कर लिया फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, तो उस जब आपने उसका रिक्लेम किया तो उस तरह के जो ITC हैं उसकी रिपोर्टिंग आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न में देना है, यानी 22-23 के एनुअल रिटर्न में देना है। आपको 21-22 के एनुअल रिटर्न में नहीं देना है। अगर कोई ITC रिवर्सल किया फिर उसी ITC को रिक्लेम कर लिया है, तो जनरली कौन से केस में होता है कि पहले हम रिवर्सल कर देते हैं फिर क्लेम कर लेते हैं, वो उस केस में होता है जब आपके पास सप्लाई तो रिसीव नहीं हुई लेकिन आपके पोर्टल पे ITC आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 वहाँ पे कंडीशन लगा देता है कि अगर एक्चुअल सप्लाई रिसीव नहीं हुई है तो उसका आप ITC ले ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ITC का रिवर्सल कर देते हैं अगर क्लेम कर भी लिया है और आपके पास एक्चुअल सप्लाई नहीं आई है। तो फिर बाद में जैसी सप्लाई आती है तो ITC ले लेते हैं। तो इस तरह का अगर ITC है तो आपने रिक्लेम किया 22-23 के अंदर, तो इस तरह के ITC 22-23 के एनुअल रिटर्न में आपको रिपोर्टिंग करनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये टेबल हमारी ओके हो गई। अभी क्या करना है, बैक टू GSTR 9 पे जाना है। 10, 11, 12, 13 हो गई। अभी हम टेबल नंबर 14 की बात करें तो ये भी अगर आपका 10-11 में जो अगर टैक्स लायबिलिटी बनी है उसकी डिटेल आपको देनी थी। टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी और पेड कितना किया, इसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। बैक टू GSTR 9 पे आएंगे। अभी बात करते हैं टेबल नंबर 15 के बारे में। तो ये रिफंड से रिलेटेड है। ठीक है, कितना आपका रिफंड बना, रिफंड कितना सेक्शन हुआ, ये सारी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। तो टेबल नंबर 15 के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि 15A, B, C, D, E, F, G, H ये सभी जो है ना ऑप्शनल है। पिछले साल के लिए जो एप्लीकेबल था वो सेम इस साल के लिए 21-22 के लिए। तो पिछले साल भी ये ऑप्शनल था, इस साल भी ये ऑप्शनल है। भरना चाहो तो भर सकते हो या फिर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाते हैं अगली टेबल में, टेबल नंबर 16 पे। देखो यहाँ पे 3 तरह की रिपोर्टिंग है। पहला, अगर आपने सप्लाई कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से रिसीव किया उसकी डिटेल देनी होती है। अगर डीम्ड सप्लाई है सेक्शन 143 के अंदर उसकी डिटेल। गुड्स भेजा है अप्रूवल बेसिस पे लेकिन रिटर्न नहीं हुआ, तो इस तरह की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं टेबल नंबर 16 के बारे में। तो टेबल नंबर 16 में गवर्नमेंट कह रही है कि जो पिछले साल के लिए एप्लीकेबल था 21-22 के लिए, वो सेम इस साल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये पिछले साल भी ऑप्शनल था, इस साल भी ऑप्शनल है। भरना चाहो तो भर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, क्योंकि पिछले साल वाला सेम इस साल भी एप्लीकेबल है, सेम इसका। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं टेबल नंबर 16 हो गई। टेबल नंबर 17 और 18 के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे है इम्पोर्टेंट, इस साल में कुछ कंडीशंस लगाई है गवर्नमेंट ने। देखो टेबल नंबर 17 और 18 के बारे में बोली है गवर्नमेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेबल नंबर 17 के बारे में। तो टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर मैंडेटरी है कि वो HSN कोड रिपोर्ट करेंगे 6 डिजिट। ठीक है, अगर उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट HSN कोड दिखाना होगा। और ऐसा टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक है उनको यहाँ पे 4 डिजिट सभी B2B सप्लाई की HSN कोड को दिखाना मैंडेटरी है। मतलब अगर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो जो भी आपकी B2B सप्लाई है उसकी आप 4 डिजिट HSN कोड दिखाएं, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है टेबल नंबर 17 के बारे में, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है। तो आउटवर्ड सप्लाई में 5 करोड़ से ज़्यादा है तब तो आपको देना ही देना पड़ेगा HSN कोड, मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर आपकी सप्लाई 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में B2B सभी B2B सप्लाई के HSN कोड को रिपोर्ट करना होगा। इसका ध्यान रखना, HSN कोड मैंडेटरी कर दिया, टेबल नंबर 17 भरना ही पड़ेगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं इनवर्ट सप्लाई के बारे में। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट करिए टेबल नंबर 18 से रिलेटेड कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 को रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो टेबल नंबर 18 को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है। मतलब 18 तो ऑप्शनल है, इसका मतलब ये हो गया कि 18 आपके पास ऑप्शनल है, चाहे तो भर सकते हो या फिर इसको छोड़ दो, लेकिन आपको टेबल नंबर 17 भरना ही पड़ेगा। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो आपको HSN कोड की डिटेल देनी होगी 4 डिजिट, और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तब 6 डिजिट HSN कोड। 5 करोड़ से ज़्यादा पे सभी सप्लाई की और 5 करोड़ से कम पे केवल B2B सप्लाई की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। टेबल नंबर 18 यहाँ पे ऑप्शनल है, चाहे टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो या कम, उससे कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शनल है।
भरना चाहो तो भर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। तो दोस्तों ये है GST-R9 फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। जब भी आप इसको फाइल करें तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।